हरियाणा के मुख्यमंत्री सिरसा पहुंचे। वह 29 मई को होने वाली रैली को लेकर पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। तो वहीं आज गांव भावदिन में शहीद निशान सिंह के घर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद के परिवार को सांत्वना दी और गांव भावदिन के सरकारी स्कूल का नाम शहीद निशान सिंह के नाम पर किया जाएगा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की घोषणा भी की। उसके बाद सिरसा के सामाजिक संस्थान के तौर पर अपनी एक खास पहचान रखने वाली भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट में पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहां की मानवता सेवा सबसे बड़ी सेवा है और भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट इस कार्य को बखूबी कर रही है। ट्रस्ट द्वारा जिस समर्पण भाव एवं तमन्यता से कार्य किया जा रहा है यह बहुत ही सराहनीय है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि हमें प्रांतीय सीमाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। वहीं इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों के प्रदेश में रहने वाले दिव्यांगजनों की सहायता के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य प्रावधान करेगी। और उसके बाद चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के मल्टीपर्पज हॉल में जिला सिरसा से संबंधित करीब 368 करोड़ 33 लाख रुपए की 38 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया, जिसमें 75 करोड़ 85 लाख रुपए के 14 प्रोजेक्ट का उद्घाटन तथा 292 करोड़ 47 लाख रुपए के 27 प्रोजेक्ट का शिलान्यास शामिल है। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज सरकार जन जन को मूलभूत सुविधाएं देने का लगातार काम कर रही। तो वहीं आज हरियाणा का युवा स्किल के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमा रहा है। तो वहीं किसानों पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आज मंडी में फिर से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है ताकि उनको MSP रेट का लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार किसी भी जिले में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर रही है, हर जिले में विकास की गंगा बह रही है। वहीं इस अवसर पर पत्रकार संसार भूषण दिवाकर ने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रॉपर्टी से संबंधित पूरे हरियाणा का मुद्दा भी रखा तो मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि सरकार की ओर से इस ओर भी जल्द से जल्द कदम बढ़ाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से आमजन को असुविधा न हो। तो आइए देखते हैं पत्रकार से रूबरू होते हुए क्या बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री। पिछले 1-1.5 महीने पहले गांव भावदिन में सेवा सिंह जी के बेटे शहीद निशान सिंह वो सेना में वीरगति को प्राप्त हुए और उनके परिवार में आज हम सब लोग गए थे। मैं था, मेरे साथ डिप्टी CM थे, हमारे पावर मिनिस्टर स्मिता दुग्गल जी मेंबर पार्लियामेंट और भी हमारे नेता सब गए थे वहाँ और परिवार को सांत्वना उन्हें बंधाई है और साथ में उन यानी शहीद का नाम अमर रहे ऐसा करके उनकी ओर से भी मांग थी। और हमने भी विचार किया कि जो वहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका नाम जो है शहीद के नाम से रखा जाएगा, शहीद निशान सिंह उस नाम को। आज ही हमने आदेश कर दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को कि जल्दी उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके विदिन ए वीक उसका नाम जो है प्रॉपर कर दिया जाए। परिवार के लोगों को हमने कहा, माता पिता को, कि नौकरी किसको चाहिए, क्योंकि एक उनके भाई हैं जो छोटे हैं, एक उनकी पत्नी है, तो जैसा भी वो लिख करके देंगे वैसा उनको एक सरकारी नौकरी मिलेगी उनकी योग्यता के हिसाब से। कुल मिलाकर के 38 ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर 14 इनाग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है, ये सिरसा जिले की जनता को समर्पित। देखिए, इसमें कुल मिलाकर के वैसे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड केंद्र से जो तय करेगा उस हिसाब से ही हम करेंगे और हम आपस में मिल करके जो भी निर्णय केंद्र का होगा उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है, अभी बात वर्बली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण के अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो भी स्टार्ट होना है, लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएँ हैं 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस ज़िले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और एलनाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे, लेकिन 2 ऐसी हैं, एक कालांवाली और सिरसा नगर परिषद, कालांवाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के भी उन्होंने जो हमको बताया लगभग 2 महीने उनको लगेंगे सारी फाइल की प्रोसेस को पूरा करने में, तो 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन बाकी नगर पालिकाएँ मुझे लगता है कि जून में ही कभी ना कभी तिथि उसकी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। मेडिकल कॉलेज के लिए हमने घोषणा कर दी है और एक प्रकार से उसका फाइल वर्क पूरा हो गया, ज़मीन भी हैंड ओवर हो गई है ना, इस
जमीन होगी, 988 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट DPR सबमिट है सर, आपके ऑफिस में पहुंच गया सर? ज़मीन हैंडओवर हो गई है, DPR यहाँ से बन चुका है, 988 करोड़ रुपए का फाइल में है। जैसे ही मानो मैं पहुंचूंगा तो MER डिपार्टमेंट जो है मेडिकल एजुकेशन अच्छी बात ये है कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें, क्योंकि वो मेरा कोई दायरा नहीं है, मुझे कुछ उसमें कहना नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की थोथी घोषणाएँ करके और फ्री बीज का नाम दिखा करके, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हों या अन्य समाज के बाकी लोग हों, सबको ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, आज जब देने की बात आई है, लोगों ने मांगना शुरू किया तो उसमें से भाग खड़े हुए हैं। इसलिए वहाँ एक रोष बना है किसान का, लेकिन किसानों के इस रोष के कारण से वो किस मुसीबत में आएंगे, किस संकट में आएंगे, ये तो या तो वो जाने या उनके हाईकमांड। देखिए, किसान की हर बात हम हमेशा सिरे चढ़ाते हैं, लेकिन हमने चूँकि MSP पर जितना गेहूँ वो सब खरीदा है, प्राइवेट पार्टियों ने जो गेहूँ खरीदा है वो MSP पर भी ऊपर बिका है। इसलिए अगर कहीं कमी आई भी है तो प्राइवेट बिक्री में जिन लोगों ने बेचा है वो उसके अंदर उनका भरपाई हुई है। हम तो बहुत आधा ही शायद जो हमारा टारगेट था 50%, आधा ही 50% ही खरीद पाए, बाकी 50% किसानों ने और बेचा है प्राइवेट पार्टीज़ को, और वो हाई रेट में बेचा है। ये अलग बात है कि अभी एक विवाद जो मैंने नया आ गया है वो है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट खुला था, केंद्र सरकार ने चूँकि अपने देश में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपूर्ति कम ना हो जाए, इसलिए उसको बंद भी किया था। लेकिन आज ही एक निर्णय और हुआ कि जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया निर्यात के लिए जितनी क्वांटिटी का, उतना निर्यात तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके अलावा भी निर्यात नहीं करेंगे। किसानों के घर में अगर अनाज है आज भी, तो मंडी में बिक्री के लिए उनको सुविधा दे दी है कि अगले 10 दिन के अंदर वो मंडी में अपना अनाज आकर के बेच सकते हैं। ये आयु कोई हमारे यहाँ ही इस प्रकार का अंतर किया अच्छा नहीं है, बहुत से प्रांतों में इसका अंतर किया गया है। और मानो नहीं भी करते हैं तो भी जो 25 से 21 साल वाले बच्चे को रुकते नहीं हैं, जब रुकते ही नहीं है तो फिर हम उसको बंधन लगा करके भी रखने का फ़ायदा नहीं है। बजाय वो इलीगल की कोई काम करें तो जैसे बाकी प्रांत कर रहे हैं, 21 साल में भी मैच्योर हो जाता है एक नौजवान। उस नौजवान को अपना भला बुरा अपने आप सोचना है, और अपने आप सोचते भी हैं। वो जैसा पहले करते वैसे ही अब करेंगे, केवल उसको लीगली अब वो ले सकता है, खरीद सकता है। वरना तो जो बिक्री करने वाले भी दुकानों पर छोटे बच्चे मानो 25 साल से नीचे होते थे, अब नौकरी तो 18 साल से ऊपर कर ही सकता है। अगर 18 और 25 के बीच का कोई आदमी दुकान पर भी मिल जाता था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती थी। तो इसलिए उसको अच्छा तो ये है कि ये विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों आगे आए। हमारा उसमें ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि पंजाब पानी दे देगा, हम दिल्ली में जो पानी भेजते हैं वो ज़्यादा भी मांगेंगे तो और भी दे देंगे। लेकिन अभी तक तो जितना पानी दिल्ली का है, कोटा उनका है, उससे भी ज़्यादा एज़ पर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके 2 रिजर्वायर हमने हमेशा भर के रखने हैं, और उसको लगातार मॉनिटरिंग होती है। हरियाणा के लोग भी करते हैं, दिल्ली के लोग भी करते हैं। उसको भरने का जो एक विषय है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पालन करेंगे। और उसके कारण से हमें कभी कठिनाई ज़रूर आती है, क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, लगभग 2.5 महीने, इसके अंदर क्योंकि वर्षा से पहले पानी कम हो जाता है पीछे से भी, लेकिन थोड़ा सा जून में राहत ये हो जाती है कि जितने ग्लेशियर हैं वो पिघल करके थोड़ा पानी बढ़ता है। तो अगर कोई कठिनाई हमारी रहेगी भी, अपनी भी, हमारे यहाँ भी कठिनाई काफ़ी है। पीने के पानी की समस्या, संकट। सिरसा जिले में भी बहुत लोग आके मुझे मिले हैं कि हमारे तालाबों में पानी नहीं है, पीने का कम है। हम पानी की आपूर्ति अपनी भी करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनको देना वो भी हम देंगे। सर, प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि उसका एक टाइम टेबल बन चुका है, और CET का जो पॉलिसी है वो भी डिक्लेयर हो गई है। केवल ग्रुप C में कुछ नौकरियों की कंडीशन डिपार्टमेंट्स ने बदलनी है, क्योंकि हमने CET +2 करके जो विद्यार्थी आएंगे उन्हीं का एग्ज़ाम लेना है। डिपार्टमेंट्स में कईयों में ग्रुप C की भी 10वीं की एक कंडीशन रखी हुई है। हमने उनको भी कहा है कि आप +2 करिए, ताकि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और डिपार्टमेंट, उनकी रिक्वेशन में कोई समस्या ना पड़े। अगर मान लो वो कठिनाई आएगी तो हो सकता है कि 1000-1500 सीटें ऐसी रह जाएँ जो अभी +2 नहीं उन्होंने की है, वो अगले उसमें कर सकते हैं। लेकिन आने वाले 10 दिन के अंदर अगर डिपार्टमेंट उसको कर देते हो, वो 1500 भी जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ये सब अगला जून का अंतिम सप्ताह अथवा जुलाई का प्रथम सप्ताह, इसमें CET का एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए, अब एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे मालूम नहीं है, वो डिपार्टमेंट से पूछ के बताया जाएगा। लेकिन हम जो है केंद्रीय जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है या रेलवे डिपार्टमेंट है, 2 ही डिपार्टमेंट है जिनके कारण से कठिनाई आती है। या तो रेलवे के रैक कम मिलते हैं, ढुलाई कम हो पाती है, या फिर खाद पीछे से कम मिलता है। इस बार रेलवे की कठिनाई ज़्यादा थी, और खाद की कमी कोई है नहीं। हमने अभी से उनको पहले से पत्र लिख दिया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को समय पर पूरा करें, तो समय पर पूरा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हम बहुत गंभीर है इस विषय पर। हमने एंटी नार्कोटिक्स अपना एक सेल भी बनाया है, और ये जो शराबबंदी का, नशाबंदी के नाते से भी सामाजिक संस्थाएं भी
काम कर रही हैं। पिछले दिनों में एक बड़ी संस्था हमारे पास आई कि सरकार का सहयोग हमको चाहिए, उन्होंने जो मांगा हमने दिया है स्कूलों में, कॉलेजेस में। और जो हमारा एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो है उन्होंने भी पूरा हरियाणा का एक चार्ट बना लिया अपना कि अगले 3 महीने में अभियान भी चलाएंगे, जिसमें गांव-गांव में लोकल कमेटीज़ बनाएंगे, विलेज लेवल कमेटीज़ बनाएंगे, यानी सब डिवीज़न लेवल पर बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाएंगे। उसमें एक जागरण का काम हमको करना है। जहाँ तक अभी चलने वाला जो नशे का काम है उसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो सप्लायर्स का आता है। सप्लाई चेन को रोकने के लिए हमारे जो पुलिस है वो पूरा छापा भी मार रही है और बहुत से केसेस हमने किए हैं, बहुत सा सामान पकड़ा भी है। यानी करोड़ों की राशि का ये जो नशीली वस्तुएं, दवाएं ये हमने पकड़ी हैं, पकड़ के उनको डिस्ट्रॉय किया, उनके खिलाफ केस किए हैं। तो सख्ती पूरी की हुई है, लेकिन जनता का सहयोग इसमें चाहिए। जनता के सहयोग के बिना ये विषय ऐसा है कि ये रोकने वाला नहीं है। सर, कभी भी किसी ज़िले से हमने कोई भेदभाव नहीं किया। 7.5 साल पहले हमने एक बात कही थी कि बिना भेदभाव के हम सारा काम करेंगे, और हम तो कोई भी चुनाव प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चीज़ें डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आए उसकी फिजिबिलिटी डिपार्टमेंट से लेते हैं। बल्कि अब तो हमने डिमांड्स को भेजने का काम जनता के जिम्मे भी लगा दिया। पहले तो जनप्रतिनिधि देते थे। कल ही हमने बताया कि हमारा एक ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं। हर एक ग्राम की कोई भी नागरिक अपनी जो मांग है, डिमांड है, वो भेज सकता है। शहर में कोई भी नागरिक अपने वार्ड की, अपने शहर की समस्या यानी डिमांड को भेज सकता है। उसको फिर हम एक प्रकार से सारे को उसका कराते हैं, फिजिबिलिटी कराते हैं, और उसके हिसाब से उसको करते भी हैं। ये पिछले 3 महीने से अब गाँव के लोग, शहर के लोग अपने अपने डिमांड अपने आप भेज रहे हैं। वहाँ का जनप्रतिनिधि जो है उसको रिकमेंड कर देता है। हाँ, कोई चीज़ अगर फिजिबल नहीं होगा तो डिपार्टमेंट उसको छोड़ेगा, भी फिजिबल नहीं है, अन्य सब काम होंगे। हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। सिरसा ज़िले में भी जैसे बाकी ज़िलों में काम हो रहा, मैं समझता हूँ आज भी उससे कम नहीं हो रहा। लेकिन अब अगली रैली कोई भी आएगी, यहाँ की डिमांड को उसमें घोषणा करने को जिम्मे छोड़ा है, क्योंकि सरकार बाध्य नहीं कर सकती। पार्टियों के जिम्मे छोड़ा है कि वो कहाँ क्या कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के अध्यक्ष और टीमें हमारी बैठेंगी, क्योंकि चुनाव छोड़ने वाला जैसा निर्णय करेंगे उस प्रकार से हम करें। ये देखिए, बीच में कुछ समय के लिए जब गर्मी ज़्यादा पड़ी थी, बिजली की सप्लाई कम थी, उस समय 10 दिन का 15 दिन का एक व्यवधान आया था। लेकिन पिछले 4 दिन से कोई कट कहीं नहीं लग रहा है। और 4 दिन से चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे किसान हो, सबको हम जो है बिजली उनकी आवश्यकता के हिसाब से पूरा कर रहे हैं। आगे बिजली का सुधार और होगा। अभी अडानी का एक विवाद हमारा हो गया था, वो विवाद सॉल्व हो गया है। उनके 2 यूनिट्स में से 1 यूनिट चल चुका है, दूसरा यूनिट और 3, 4, 5 दिन में चल जाएगा। 22 तारीख से हमें भाखड़ा की जो बिजली मिलती है वो, क्योंकि सिंचाई के सीज़न के हिसाब से वो पानी छोड़ते हैं, उसमें से बिजली आती है। 22 तारीख से वहाँ से भी हमें पर्याप्त बिजली भाखड़ा से मिलनी शुरू होगी। इसलिए आगे और जो है जितनी भी आपूर्ति होगी उसको पूरा करेंगे, कहीं कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, उसमें लगभग, वैसे तो हमने 2.5 लाख लोगों को वहाँ बुलाया था, 88,000 लोग वहाँ आए। उसमें से 40,000 से ऊपर लोगों की जो योजनाएं जो उन्होंने स्वीकार की और जो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है, और बैंकों ने भी उसमें से 22,000 का एक सहमति दे दी है, सैद्धांतिक सहमति। काफ़ी लोगों को पैसा चला भी गया है। हम भी जहाँ जा रहे हैं, जो उनका ऋण होता है उसको दे के आते हैं, बांट के आते हैं। हमारा टारगेट है कि इस योजना में 1 लाख लोगों को, 1 लाख परिवारों को हम उसमें लोन दिलाकर सब्सिडी, ग्रांट जो देना होगा, उनकी स्किलिंग उनकी कराएंगे, ताकि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी अपने लेवल को ऊपर उठाएँ। उनका रोज़गार, 1 लाख रुपए से नीचे की इनकम के परिवार हैं सारे, कैसे इनको 1,80,000 तक लाएं ताकि बीपीएल से भी ऊपर उठ जाएं। बीपीएल से ऊपर उठाना ये हमारा उद्देश्य है। यानी इसका ये अर्थ नहीं है कि हम बीपीएल को कम कर रहे हैं, बीपीएल का लेवल उठा रहे हैं। पहले बीपीएल की इनकम होती थी 1,20,000 रुपये वार्षिक, हमने आकर के 1,80,000 कर दिए, यानी 1.5 गुना इनकम बढ़ा दिए, ताकि उसके 80 तक के भी लोग हैं वो बीपीएल में आ जाएं। इनकी सहायता करके इनको आगे बढ़ाया जाए, इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला।